नाइन्थ में लेसन नंबर 7 में पेज नंबर 92 पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए, पहला प्रश्न है कि जीवों का वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। पहले आप समझिएगा ध्यान से। आप पढ़े हैं जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। याद करो, बांटना। देखो, मैंने आपको कहा था कि संसार में इतने जीव हैं कि हमें एक साथ अध्ययन करने में बड़ी दिक्कत होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए उन जीवों को, जो एक समान गुण वाले जीव हैं, जैसे चींटी जितनी हो गई, कोई लाल चींटी होती है, कोई भूरी होती है, कोई काली होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, उन सभी चींटियों के एक समूह में रख दिया गया। तो उसको एक समूह में, अगर उसमें से एक चींटी को आप उठाएं, उसके गुण के बारे में अध्ययन करें, तो आप पूरे चींटियों के अंदर जो गुण पाया जाता है उसके बारे में जान जाएंगे। इस तरह से गुलाब का फूल है, चंपा का फूल है, चमेली का फूल है, गेंदा का फूल है, गुड़हल का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, जिसका भी फूल है, आप उसको, एक फूल को एक ही समूह में रख देते हैं और उसमें से एक फूल को आप उठाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो आपको ये महसूस हो जाता है कि इन फूलों में भी यही गुण लगभग उपस्थित होता है। तो इसलिए वैज्ञानिक आए और इन सभी जीवों को एक समूह में बांटे, जो जिसका गुण एक समान था। मान लो 10 जीव है, 10 जीव का गुण अगर मिल रहा है तो उसके एक समूह में रख दिए। इसी को वर्गीकरण कहते हैं। तो प्रश्न आपसे पहला ही कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना। किसको आप पसंद करेंगे? जीवधारी को वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे? उनके निवास स्थान पर, जहाँ पाए जाते हैं उसके आधार पर, कि उनकी जो कोशिका संरचना है, उनकी जो बनावट है, उनके स्थान पर। ये प्रश्न में कहा गया। तो आप उत्तर में पहले समझिएगा। कह सकते हैं कि हमारे विचार के अनुसार जीवों का वर्गीकरण का आधार उनके कोशिका का प्रकार सही है, जिनके द्वारा उनका शरीर बना है, क्योंकि जीव के सभी क्रियाएं कोशिका की रचना पर ही आधारित है। जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उसमें केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, इसके आधार पर जीवों को हम लोग अलग कर सकते हैं। निवास स्थान पर क्या कर सकते हैं? अब बिल्ली है तो बिल्ली को आप अगर बड़ी कर आप कह देंगे चलो भाई जंगल में रहने वाली बिल्लियों को हम अलग छाड़ देंगे, तो बिल्ली गांव में भी तो रह सकती है। इसलिए वर्गीकरण करने में दिक्कत होगी। हमने जंगल से बिल्लियों को हटा दिया अलग, लेकिन गांव में तो बिल्ली पाई जाती है। लेकिन अगर कोशिका के आधार पर करें तो चाहे वो गांव में होके, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो जंगल में हो, कहीं भी हो, सबकी जीवधारी जितने बिलाई होगी, सबका जो शरीर की बनावट होगा एक ही समान होगा। अब कुत्ता की बात करो निवास स्थान पर, कि चलो भाई घरों में पाने वाला कुत्ता ही है, शहरों में पाए जाने वाला कुत्ता है, जंगल में पाए जाने वाला कुत्ता है, तो कितना छाँट छाँट कर रखोगे, कहाँ कहाँ रखोगे? कठिनाई होगी ना। उतना तो जगह चाहिए आपको रखने के लिए। तो इसीलिए कोशिका के आधार पर, अब कोशिका का मतलब होता है चाहे उस शहर में कुत्ता रहे, चाहे वो गांव में रहे या जंगल में रहे, सबकी कुत्ता की संरचना क्या होती है? एक समान रहती है ना। भले उसकी शरीर की बनावट अलग है, लेकिन सबका कोशिका एक समान है। आप में देखिए, चाहे कोई संवला है, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई पतला हो, चाहे कोई मोटा हो, चाहे किसी के पास कम बुद्धि हो, चाहे अधिक बुद्धि हो, लेकिन हड्डी तो 206 है। हड्डी कितना है? 206 है। और 206 हड्डी है तो हड्डी भी एक कोशिका है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो आप किसको पसंद करेंगे? निवास स्थान के आधार पर कि कोशिका स्तर के आधार पर? क्या उत्तर में होगा? कोशिका का स्तर। तो लिखो पहला का उत्तर। मैं तो क्वेश्चन ये दिया है, पहले समझो। इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। हाँ, उसमें एक पहला दे दिया है, उनका निवास स्थान। उनका निवास स्थान ये उनके लिए अच्छा है। कि दूसरा आपका दिया गया है कोशिका संरचना। उनकी कोशिका संरचना माने क्यों कोशिका को चुनेंगे इसके बारे में, यही सही आपका विकल्प है कि हम कोशिका की संरचना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन कैसे, क्यों कोशिका के आधार पर करेंगे, इसका कोई रीजन होना चाहिए ना। इसको तो लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो लिख लेते हैं। लिखो कि यदि कोई जीव को
कोशिका के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उस जीव की गुणों को अध्ययन करने में सुविधा होगी। तो उस जीव के गुणों को अध्ययन करने में सुविधा होगी। अध्ययन करने में सुविधा होगी। अध्ययन करने में सुविधा होगी। तो उस जीव के गुणों को अध्ययन करने में क्या होगी? सुविधा होगी। तथा कोशिका के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से दो भागों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांटा जा सकता है। याद है ना? कोशिका के आधार पर जीवधारी कितने भागों में? दो। एक होता है आपका एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। अब जितना एक कोशिकीय होगा एक पास कर लो, और जितना बहुकोशिकीय होगा एक पास कर लो। खूब बढ़िया से एक जीव को उठाओ, उसमें से अध्ययन करो, पूरा जीव का गुण आपको पता चल जाएगा। तो वर्गीकरण में कोशिका का बहुत बड़ा योगदान है। कोशिका स्तर पर जीवधारी का वर्गीकरण करेंगे तो जीवधारी के अंदर जो गुण होता है उसको अध्ययन करने में हमें सुविधा होगी। ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं दूसरा के उत्तर के पास। दूसरा प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया? मान जब जीव को बांटा गया, जब जीव का वर्गीकरण किया गया, तो उसमें मूल लक्षण कौन सा था? कौन सा मूल लक्षण को चुना गया था? तो देखिए, जब जीवधारी का हम लोग वर्गीकरण कर रहे थे तो मूल लक्षण के रूप में उनका स्वभाव को चुने थे हम लोग। मूल लक्षण के रूप में स्वभाव को चुने थे, अर्थात वह कोशिका कैसी है उसके बारे में हम लोग चुनाव किए थे। उसमें केंद्रक उपस्थित है कि नहीं है इसके बारे में हम लोग तुलना किए थे, और किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है इसके बारे में चुनाव किए थे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जब भी सर्वप्रथम जब जीवधारी का वर्गीकरण किया गया था तो वर्गीकरण करने के बाद ये ध्यान रखा गया था कि कोई जीव है उसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, इसके आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किया। जिसमें केंद्रक पाया जाता था उसको एक जगह रखा गया, और जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता था उसको एक तरफ रखा गया। तो ये जीवधारियों का वर्गीकरण का प्रमुख आधार यही था। तो लिखो, सर्वप्रथम जीवधारी के विभाजन का मूल आधार उसका स्वभाव था। अर्थात सर्वप्रथम कोशिका को, जीव को लिखना, सर्वप्रथम जीव को केंद्रक के आधार पर वर्गीकरण किया गया था।
सर्वप्रथम केंद्र का आधार पर कोशिका का वर्गीकरण किया गया था। लिखा गया होगा, सब तुम लोग लिख लिया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? हमसे ज़्यादा देखते हैं। किस आधार पर जंतु और वनस्पतियों एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? देखो, यानी पादप और जंतु में अंतर आपको लिख देना। जो पादप होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। जो जंतु होता है अपना भोजन नहीं बना पाता है। और पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पेड़ पौधों में जो होते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं पाया। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। और जो पौधे होते हैं जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन मनुष्य एक निश्चित समय के लिए ही क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसको भी लिखा देते हैं आपको। देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। मिटा दे इसको, सब लोग लिख लिए? हाँ? अरे यार क्या लिख, तो यहाँ पे लिख लेना जंतु और यहाँ पे लिख लेना पादप। तो जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग जंतु परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं। पादप में क्या कर सकते हैं कि पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। याद है ना? पादप स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, बना देते हैं। अच्छा जब बनाते हैं तो किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं। तो पहला अंतर यही आपका था, लिख सकते हैं सब लोग, बहुत आसान है। और दूसरा में कह सकते हैं कि जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पादप में क्लोरोफिल क्या होता है? पाया जाता है। जंतु में क्लोरोफिल है, होश में हो कि नहीं? जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, इसी से तो अपना भोजन स्वयं बना देते हैं। पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा लिख लेना, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। याद रखना, जंतु माने हम लोग और पादप माने पौधे होते हैं।
अच्छा बताओ, जंतु में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जरूर याद है, लिख लेना। पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। एक और लिख लो, 4 नंबर। जंतु एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं। जंतु एक निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं। पादप जीवन भर वृद्धि करते हैं। तो जंतु और पादप में क्या रहा आपका अंतर रहा।